नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्टडी विद टीए पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स। ओके, आप सभी को पता होगा संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ मूल अधिकार प्रदान किए हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं मूल अधिकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी सिंगल डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके ये जो मूल अधिकार हैं इन्हें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं। और अगर आप भारतीय नागरिक हैं फिर तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये जानना कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर मूल अधिकारों की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको आपके मूल कर्तव्य भी पता होने चाहिए। ठीक है, उन पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी फिलहाल हम मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेंगे। देखो, जब अभी क्या है कि हमारा जो संविधान है कई पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कई भागों में डिवाइड है, फिर उसके अंदर आर्टिकल्स दे रखे हैं। तो उस तरीके से आप देखोगे हमारा जो संविधान है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है। मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल नंबर कौन सा रहेगा? आर्टिकल नंबर रहेगा आपका 12 से 35 तक, यानी कि 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान के जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उनमें मूल अधिकारों का उल्लेख मिल जाएगा। ठीक है जी। जब संविधान लागू हुआ उस समय हमारे मूल अधिकार थे कितने? 7। कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। लेकिन अभी क्या है कि आर्टिकल नंबर जो 31 के अंतर्गत है, 31 यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 31 है हमारा, आर्टिकल नंबर 31, जिसमें संपत्ति का अधिकार की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये भी एक मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये मूल अधिकार नहीं रहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अब ये मूल अधिकार नहीं है। और क्या है भाई फिर ये? अब ये एक विधिक अधिकार है और इसको लेकर पहुंचा दिया गया है आर्टिकल नंबर 300 का सेक्शन क्या में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। तो अभी कौन कितने मूल अधिकार बचे? 7 थे, एक हटा दिया तो बचे कितने? 6 मूल अधिकार। ठीक है, हमारे संविधान में अभी प्रेजेंट में भारतीयों के लिए मूलाधिकार कितने हैं? 6 हैं। ठीक है जी, चलिए इस तरीके से याद रखेंगे। तो पहला वाला जो मूल अधिकार है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बात करता है समानता के अधिकार की। किसकी बात करता है? समानता का अधिकार। ठीक है जी, समानता के अधिकार की बात करता है हमारा पहला मूल अधिकार। और ये जो अधिकार है ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक फैला हुआ है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। इसमें हम देखेंगे एक एक करके सारी चीजों के बारे में। बट अभी आर्टिकल नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले आर्टिकल नंबर 12 देखेंगे पहले हम, फिर हम देखेंगे 13। ठीक है, फिर 14। इस तरीके से हम आर्टिकल्स के थ्रू जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, 16 देन 17, उसके बाद फिर देखेंगे हम हमारा समानता का अधिकार का अंतिम आर्टिकल। ठीक है जी, चलिए तो देखेंगे आर्टिकल नंबर 12 में क्या प्रोविजन मिलेगा आपको। आर्टिकल नंबर 12 में क्या प्रोविजन मिल जाएगा भाई? देखो, आर्टिकल नंबर 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित। अब यहां पर ये चीज आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, क्या है ये? राज्य शब्द को किस तरीके से परिभाषित किया गया है? देखो, राज्य शब्द के अंतर्गत आपके स्टेट आ जाएगा, यूटीज आ जाएगी, और प्रत्येक वो निकाय जो सरकारी, कह सकते हैं सरकारी निकाय है, जैसे आपका एलआईसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, जहां पर भी सरकार का स्टेक है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। और वहां पर भी अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वहां पर भी ये सेम अधिकार जो है लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया है कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि राज्य शब्द में कौन कौन से ऐसे निकाय हैं वो आएंगे। पहली चीज, आर्टिकल नंबर 13 में क्या बोला गया है? मूल अधिकारों के असंगत
विधि शून्य घोषित हो जाएगी। अभी मैं बताऊंगा इसको क्या है। मूल अधिकारों के असंगत असंगत विधि शून्य, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है जी। इसका मतलब ये है, ना तो राज्य का कोई भी विधानमंडल और ना ही केंद्रीय पार्लियामेंट यानी संसद ऐसे किसी कानून को नहीं बना सकती है जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता हो या उनको, उनके कह सकते हैं उनके मूल अधिकारों का कम करती हो। ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, ना तो संसद बनाएगी और ना ही बनाएगी विधानमंडल। अगर ऐसा कानून बन जाता है, अगर ऐसा कानून बन जाता है तो उसकी जो वैल्यू है, उस कानून की वैल्यू है शून्य घोषित हो जाएगी, यानी कोई प्रभावी नहीं रहेगा वो कानून। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 13 में ये बोला गया है। ओके। आर्टिकल नंबर 14, इसे देखेंगे। आर्टिकल नंबर 14 में प्रोविजन मिल जाएगा आपको। इसमें दो कंसेप्ट लिखेंगे आपको। एक है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता या समानता एक ही बात है। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। पहला वाला सेंटेंस पढ़िए, विधि के समक्ष समता यानी विधि के समान सभी लोग विधि की नजरों में समान हैं। बस इतना याद रखिए, विधि की नजरों में सभी लोग समान हैं। दूसरा वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, विधियों का समान संरक्षण यानी कि कानून का, विधि मतलब कानून का सभी को समान संरक्षण प्राप्त है, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, या फिर गरीब है, अमीर है, कोई भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विधियों का समान संरक्षण सभी को प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 में प्रोविजन क्या मिलेगा आपको? आर्टिकल नंबर 15 में ये प्रोविजन मिल जाएगा कि इसमें 5 चीजें दे रखी हैं। एक है जाति, जाति, दूसरा है धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान, और एक है मूल वंश, मूल वंश के आधार पर विभेद करने से रोकता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नागरिक है, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या मूल वंश, इनमें से किसी के भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी नागरिक के साथ में। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 15 ये प्रोविजन करता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या मूल वंश के आधार पर आपके खिलाफ कोई भी जो है कदम नहीं उठाया जा सकता। ठीक है जी। चलिए, अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 में ये प्रोविजन मिल जाएगा, लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका मतलब अभी बताएंगे हम। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समता। ठीक है जी, अवसर की समता। इसका मतलब ये है कि देखो, सरकारी जो, सरकारी नहीं कहते, सार्वजनिक जो स्थल होते हैं, जैसे मंदिर हो गया, सड़क हो गई, दुकानें हो गई, मॉल हो गया, है ना, जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर आपके खिलाफ कह सकते हैं, आपको जाने आने जाने से, उठने बैठने से कोई नहीं रोक सकता है वहां पर। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, दूसरा एग्जांपल ये समझ लीजिए, गवर्नमेंट जब जॉब निकालती है तो वो भेदभाव नहीं करती है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, या आप निचली जाति से आते हैं या अगड़ी जाति से आते हैं या पिछड़ी जाति से आते हैं तो आपके लिए फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, सबके लिए अवसर की समानता बिल्कुल इक्वल होती है। तो यही आर्टिकल नंबर 16 में प्रोविजन मिलेगा कि लोक नियोजन में अवसर की समानता आपको मिल जाएगी। आर्टिकल नंबर 17 में ये प्रोविजन मिल जाएगा। आर्टिकल नंबर 17 ये कहता है कि यहां पर बात करता है छुआछूत के अंत की, छुआछूत का अंत। यहां पर इसका मतलब यह है कि पहले आप सभी को पता होगा, जब अंग्रेज भारत में थे तो बहुत सारी जो उपाधियां दिया करते थे अपने जो चाटुकार हुआ करते थे उनको, जैसे राय बहादुर, खान साहब, है ना, इस तरह की जो उपाधियां थी ये दिया करते थे। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 17 में इन्हीं प्रकार की उपाधियों को छोड़ दिया गया है। ठीक है। चलिए, आर्टिकल नंबर 18 में बोला गया है, सॉरी, आर्टिकल नंबर 17 में बोला गया है जो छुआछूत है,
प्राचीन काल में ये सब होता था ना भाई, निचली जातियों के साथ भेदभाव होता था पहले भी, हालांकि अभी भी होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना पहले होता था। तो यहाँ पर छुआछूत का अंत की बात की गई है आर्टिकल नंबर 17, और आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। मैंने थोड़ा सा आपको आर्टिकल नंबर 18 के बारे में बता दिया था, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था आपको, ठीक है मुझे। चलिए उपाधियों का अंत, चलिए जी ठीक है जी। तो ये रहे आपके कौन से आर्टिकल, यहां से लेकर यहां तक ये समानता के अधिकार की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक, ठीक है जी। चलिए अगला है हमारा जो मूल अधिकार है, वो है हमारा कौन सा, ये आएगा आपका, पहले कौन सा था, समानता का अधिकार, यहां पर आएगा सेकंड वाला, ये आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो अधिकार है इसमें आप देखोगे आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक इसका उल्लेख मिल जाएगा यहाँ पर। आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक किसका उल्लेख मिल जाएगा यहाँ पर, ये मिलेगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार की। चलिए अब इनके बारे में जो आर्टिकल्स हैं, फेमस आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 22, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर जो हमारा 19 है, इसमें बोला गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता दे रखी है बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार या बोलने की आजादी कह दो, ठीक है, आजादी या स्वतंत्रता पहली चीज, ठीक है जी। दूसरी बात है संघ बनाने की आजादी, ठीक है, ऐसे कर दूंगा मैं। तीसरी आजादी दे रखी है आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की आजादी, ठीक है जी। चौथा है आपका घूमने फिरने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की आजादी, ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। पांचवी आजादी कौन सी है इसमें, पांचवी है आपकी यहां पर कोई भी व्यापार करने की आजादी, और 6वीं है यहां पर बस जाने की, यानी वस जाने की आजादी। बस जाने मतलब कह सकते हैं हम रहने की, ठीक है, रहने की आजादी। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको मिल जाएंगी आर्टिकल नंबर 16 के आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत। तो इस तरीके से आर्टिकल नंबर हमारा 19 डिवाइड कर रखा है 6 पार्ट्स में, ठीक है। चलिए अगला हमारा आर्टिकल कौन सा है, अगला हमारा आर्टिकल मिल जाएगा ये 20वां। आर्टिकल नंबर 20 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात की गई है, और ये बात करता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। चलिए लिख देता हूं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। चलिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है जब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा तब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने उस समय लागू किसी विधि का उल्लंघन न किया हो, और ना ही उसको उस समय लागू कानून जो लागू होता है, जो कानून तोड़ा है उसने, उससे अधिक सजा दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत ही एक सिंपल सा बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दूंगा। एक्चुअली मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, कौन सी मूवी है। अमिताभ बच्चन साहब को एक्चुअल में होता ये है कि झूठे केस में फंसाया जाता है, एक मर्डर केस में फंसाया जाता है वहां पर, और उनको जज जो है सजा दे देते हैं 20 साल की, अमिताभ बच्चन को, ठीक है। एक मूवी की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब क्या होता है कि झूठे केस में फंसाया गया अमिताभ बच्चन साहब को 20 साल की सजा काटने के बाद जब वो वापस आते हैं, तब वो देखते हैं कि समाज में वो व्यक्ति खुला घूम रहा है जिसके मर्डर की जो सजा है मैं काट कर आ रहा हूं।
तो अब क्या करते हैं बच्चन साहब, उसको फिर से मारते हैं और इत्तेफाक देखिए उसी कोर्ट में ले जाकर मारते हैं और उसी जज के सामने मारते हैं जहां पर उसको उनको सजा सुनाई गई थी। अब अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि जज साहब, ये जो काम आज मैंने किया है, ये जो काम आज मैंने किया है, इसकी सजा मैं पहले ही भुगत चुका हूं, यानी कि अब एक ही कृत्य के लिए आप डबल डबल सजा नहीं दे सकते, तो उनको फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही चीज है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जब तक उसने अपराध नहीं किया है आप उसको दोषी नहीं मानेंगे, पहली चीज। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर उसने उस समय लागू किसी विधि का उल्लंघन किया है तो उस समय लागू जो उस उल्लंघन के समय जो सजा दी जा सकती हो उससे अधिक सजा नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 20 हो गया। आर्टिकल नंबर 21 में क्या प्रोविजन मिलेगा? देखो 21 मान जो है ना बहुत ज्यादा फेमस आर्टिकल है। इसमें बोला गया प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, कौन सी? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। निजता का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत ही आता है। के एस पुत्तास्वामी केस आया था 2017 में आधार कार्ड को लेकर, तो उन्होंने भी उसमें आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत ही रखा था निजता के अधिकार को। और क्या आता है इसके अंदर? इसके अंतर्गत आता सबसे महत्वपूर्ण चीज कि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ऐसा बोला गया आर्टिकल नंबर 21 में। आर्टिकल नंबर 22 में बोला गया है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो भाई उसके कुछ अधिकार भी तो हैं। जैसे अधिकार कौन से हैं? जैसे अपनी मनपसंद का वकील करने का अधिकार है, उसके जो कस्टडी में लिया गया है कोई व्यक्ति तो उसको खाने पीने की सुरक्षा कह सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी का अधिकार है। तो ये सारी चीजें क्या है? अपनी मनपसंद के वकील से संबंधित सलाह लेने का अधिकार है, उसको सवाल पूछने का अधिकार है कि भाई मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। तो ये सारी चीजें आपके फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आएंगी और ये आएंगे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया जो है मूल अधिकार। ठीक है जी, तीसरा मूल अधिकार हमारा कौन सा है? तीसरा मूल अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण। देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और ये वाला आपको मिलेगा कहां पर? आर्टिकल नंबर मिलेगा आपको 23 और 24 में। ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे और यहां पर। ठीक है, चलिए केवल 2 ही आर्टिकल हैं, इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब इसमें क्या है? आर्टिकल नंबर जो 23 है उसके बारे में देखेंगे, आर्टिकल नंबर 24 है उसके बारे में देखेंगे। आर्टिकल नंबर 23 में प्रोविजन मिल जाएगा बलात् श्रम को निषिद्ध करना। ठीक है, क्या है? बलात् श्रम को निषिद्ध किया गया है इसमें। अब ये है क्या चीज बलात् श्रम? देखो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संस्था है या राज्य है, ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगी जिससे मानव का व्यापार होता हो, मानव का देह का व्यापार होता हो, या मानव कह सकते हैं उसका दुर्व्यापार होता हो। मानव की खरीद फरोख्त जानवर की तरह नहीं की जा सकती है, ऐसा आर्टिकल नंबर 23 में बोला गया है, बलात् श्रम की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 24 में बोला गया है बाल श्रम। दोनों में माइनर सा अंतर है, बाल श्रम और बलात् श्रम में दोनों में अंतर है। ठीक है, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है, प्रतिबंध। ठीक है, इसमें क्या है? जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं आप उनको किसी कल कारखाने में नहीं लगा सकते हो, ऐसा बोला गया है आर्टिकल नंबर 24 में। बाल श्रम और बलात् श्रम दोनों में अंतर है, ध्यान रखना इस चीज को। अगला हमारा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट है वो है चौथा। अब ये चौथा कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है? ये है आपका धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी। ठीक है जी, ये जो धार्मिक आजादी है
ये आपको आर्टिकल नंबर 25 से 28 के मध्य मिल जाएगी। ये आर्टिकल्स दे रखे हैं, आर्टिकल नंबर 25 से 28 के मध्य मिल जाएगी। और हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से ऐसे प्रमुख आर्टिकल हैं, सभी को देखेंगे। आर्टिकल नंबर 25 देखेंगे, आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 27 एंड आर्टिकल नंबर 28 के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। आर्टिकल नंबर 25 में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी धर्म अपनाने की आज़ादी है उसको, यानी कि धार्मिक आज़ादी की स्वतंत्रता दे रखी है इसको। यहाँ पर ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है यानी कि कह सकते हैं हम इसको धर्म के अंतःकरण की आज़ादी, स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है भाई साहब, यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी धर्म अपना सकता है, वो अपना उसका निजी मामला है कि कोई भी कह सकते हैं राज्य उस पर प्रेशर नहीं बनाएगा कि आप इस धर्म को अपनाइए या इस धर्म में ही रहिए या इसी धर्म को छोड़िए या कुछ और करिए। ठीक है, वो व्यक्ति का अपना पर्सनल मामला है, ऐसा आर्टिकल नंबर 25 में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 26 में बोला गया है धार्मिक कार्यों की आजादी। ठीक है जी, धार्मिक कार्य की आजादी मतलब आपने देखा होगा मंदिर में सुबह शाम आरती होती है, मस्जिद में मौलाना जो भी होते हैं, मौलवी वगैरह, वो नमाज पढ़ते हैं, चर्च में भी। और आपका देखोगे जो होते हैं ना गुरुद्वारा वगैरह, वहां पर भी कह सकते हैं गुरुदेव कह सकते हैं उनकी, गुरु नानक साहब हैं और भी बहुत सारे हैं, उनकी पूजा पाठ कह सकते हैं। यानी उनको उनको आज़ादी है धार्मिक कार्य करने की, ऐसा कोई भी उनको रोकने की आज़ाद रोकेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा आर्टिकल नंबर 26 में मिल जाएगा प्रोविजन। ठीक है, आर्टिकल नंबर आपको 27 में मिलेगा धार्मिक कर से स्वतंत्रता, धार्मिक करों से आज़ादी है। इसका मतलब क्या है भाई, कोई भी व्यक्ति आपको धर्म के नाम पर कर मांगता है तो ये आपकी आजादी है, आपकी स्वतंत्रता है कि आप धर्म के नाम पर कर दें या ना दें, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी आपको बाई फोर्स नहीं करेगा। और ऐसा बोला गया आर्टिकल नंबर आपके आर्टिकल नंबर 27 में। और आर्टिकल नंबर 28 में क्या प्रोविजन मिल जाएगा आपको, आर्टिकल नंबर 28 में ये बोला गया है, देखो कुछ शैक्षणिक संस्थान हैं जहां पर धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में भाग लेने की आजादी है। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं शैक्षणिक संस्थानों में उपस्थित होने की आजादी। ठीक है जी, तो ऐसा बोला गया आर्टिकल नंबर 28 में। तो ये हमारा जो मूल अधिकार था चौथे नंबर का, जिसमें धर्म की आज़ादी की स्वतंत्र बात की गई है, आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक बात किया गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम हमारा जो फंडामेंटल राइट है पांचवा। अब पांचवा जो फंडामेंटल राइट है उसमें क्या बोला गया है, आप देखोगे अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। क्या करता है, संख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर हाँ जी 30। ठीक है, ये दो आर्टिकल इसमें दे रखे हैं, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है ये आर्टिकल। ठीक है जी, चलिए देखिए यहाँ पर ये जो चीज दे रखी है ना, ये एक्चुअल में देखा जाए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दे रखे हैं अल्पसंख्यकों के, यहाँ पर इस तरीके से अल्पसंख्यकों के शिक्षा व संरक्षण। ठीक है, संरक्षण संबंधी अधिकार। ठीक है, ये दे रखा है आपका इसमें। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर हमारा 29 से 30, यानी दो आर्टिकल्स में ये प्रोविजन मिल जाएगा। अब देखेंगे हम इनमें क्या क्या प्रोविजन मिलेगा, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, इनमें देखेंगे तो हमने अभी आपको बताया था कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण,
अल्पसंख्यक को के हितों का संरक्षण। भारत में हिंदुओं के अलावा जितने भी धार्मिक धर्म हैं वो सभी अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, ठीक है, वो सभी अल्पसंख्यक आएंगे। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है, यानी कि वो अपने हित के लिए कह सकते हैं, अपना संरक्षण करवा सकते हैं राज्य से कहकर। ठीक है, अगला है हमारा, यहाँ पर बात की गई है अल्पसंख्यकों के द्वारा जो शैक्षणिक संस्थान खोले जाते हैं, यानी शैक्षणिक संस्थानों का संरक्षण और कह सकते हैं उनको प्रशासन। यस, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना व संरक्षण और प्रशासन, ठीक है, और प्रशासन के संबंध में अल्पसंख्यकों के अधिकार, यहां पर बात करता है ये आर्टिकल नंबर 30 में। ठीक है जी, आपने देखा होगा जो मदरसे खोले जाते हैं वो क्या है, एक धार्मिक शैक्षणिक संस्थान है, तो उनका प्रशासन करना, उनका संरक्षण करना, ठीक है, उनके बारे में जो भी नियम कानून बनाने हैं तो वो उनके अधिकार के अंतर्गत आते हैं, राज्य उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा वो कर सकते हैं आर्टिकल नंबर आपका 30 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आर्टिकल नंबर, अब आते हैं हम 31। देखो 31 हमने बताया था कि इसमें संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया, अब ये एक विधिक अधिकार है आर्टिकल नंबर 300 के अंतर्गत, जो आर्टिकल नंबर 300 के सेक्शन क में मिल जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 300 के सेक्शन क में मिल जाएगा कौन सा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, और एक विधिक अधिकार है, ध्यान रखना, क्या कौन सा अधिकार है, विधिक अधिकार। चलिए, ये आपका आर्टिकल नंबर 31 में था, किस में था, आर्टिकल नंबर 31 में था। अब ये यहाँ पर मूल अधिकार की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो अब आते हैं हम, हमारा जो 6वें नंबर का मूल अधिकार है, और 6वें नंबर का मूल अधिकार जो है उसमें केवल एक आर्टिकल दे रखा है जिसको हम बोलते हैं कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। इसका मतलब क्या है, चलिए अभी बताएंगे। इसमें आर्टिकल नंबर 32 की बात की गई है। ठीक है, केवल आर्टिकल नंबर 32 में मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके मूल अधिकारों का हनन होता है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपने मूल अधिकारों की बहाली करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर बात की गई संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, और यहां पर इसका नाम भी वही है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। मान लीजिए मेरे अधिकार हैं, मेरे जो फंडामेंटल राइट हैं उनका हनन होता है, और मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट में न जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाऊं, तो मैं आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं, और सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं रिट जारी करेगा। फिर क्या जारी करेगा, रिट जारी करेगा कि भाई इस व्यक्ति के, इस नागरिक के अधिकारों का हनन हुआ है, तो आप इनमें से 5 प्रकार की रिट होती हैं उनको जारी करेगा, और मेरे जो मूल अधिकार हैं उनको बहाली का कह सकते हैं एक जिम्मा किसने ले रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने ले रखा है अंडर आर्टिकल नंबर 32। और आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो। ठीक है जी, आप कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 226 के तहत, और यहां पर आप जा सकते हैं किसके, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो। ठीक है जी,
बाकी के आर्टिकल नंबर 33, 34, 35 इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास नहीं है, कभी भी एग्जाम में बहुत कम चांसेस है जो पूछे गए हैं, ठीक है, वैसे पूछे नहीं गए। तो ये आपका मूल अधिकारों से संबंधित एक बहुत ही प्यारा सा सेशन था। हमने आर्टिकल्स के थ्रू डिस्कस किया इसके बारे में, मूल अधिकारों के बारे में। डेफिनेटली आपको जो सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो जो है क्लास को आप जरूर लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तैयार रहिए, कोई बढ़िया सा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।